नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधुनिक भारत के एक नए एपिसोड में। 1857 की क्रांति का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पूरी क्लास आप तक डिलीवर नहीं हो पाई, तो रिमेनिंग जितनी क्लास बची है उसको आज हम आप तक डिलीवर करेंगे। हमने 1857 की क्रांति के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारण थे इसका अध्ययन कर लिया था और ये भी हमने अध्ययन किया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक कारण क्या थे और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो कारण बने क्रांति के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल काजेस थे उसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि 1857 की क्रांति के लिए इमीडिएट या तात्कालिक कारण क्या हुआ जिसकी वजह से क्रांति का शंखनाद हो गया। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति या महाविद्रोह का तात्कालिक कारण। तो इसके लिए दो कारण प्रभावी रूप से जिम्मेदार हुए। पहला तो ये था कि जो पहले बंदूक यूज की जाती थी या राइफल यूज की जाती थी, और ये जो राइफल थी वो सैनिकों को दी जाती थी। पहले जो यूज थी उसका नाम था ब्राउन बैस। इस ब्राउन ब्रेस जो राइफल थी इसको रिप्लेस किया गया रॉयल इनफील्ड से। रॉयल इनफील्ड से और रॉयल इनफील्ड की खासियत यह थी कि इसमें जो कारतूस यूज में ली जाती थी या जो कारतूस प्रयोग होती थी, उस कारतूस को अंग्रेजों ने कहा कि सीलन से बचाने के लिए, मतलब नमी से बचाने के लिए वो इस पर सील लगाते थे। और सील में उन्होंने क्या किया, क्योंकि अंग्रेजों का एक निहितार्थ तो यह था कि हमें भारत को आर्थिक रूप से तो भारत का हमें शोषण करना ही है, साथ ही हमें इसको पूरे भारत को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना है, पूरे भारत को ईसाई धर्म में तब्दील कर देना है। तो उन्होंने एक कॉमन रीजन लिया या कॉमन बात को पकड़ी कि किस वजह से भारत का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम ये दो बड़ी आबादी भारत में निवास करती थी, तो उन्हें लगा कि यदि हम हिंदुओं को गाय की चर्बी को यूज करा दें तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और मुस्लिमों को यदि हम सुअर की चर्बी को यूज करा दें तो उनका मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उस कारतूस पर उन्होंने गाय की चर्बी गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी सुअर की चर्बी युक्त जो कारतूस की सील थी उसको इस पर लगाया। और इस कारतूस को रॉयल इनफील्ड में राइफल में लगाने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था, तभी वो सील जो थी टूटती थी या ब्रेक होती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को लगा यार कि अब ना मान बचा, ना धर्म बचा, ना प्रतिष्ठा बची, ना संपत्ति बची। कुल मिला के एवरी स्फेयर में जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है या कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हमें किसी भी लायक नहीं छोड़ रही है। हमें आर्थिक रूप से तबाह कर दिया, हमारा कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अब हम धर्म से भी विमुख करने का इसके द्वारा, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये कुठाराघात या एफर्ट किया जा रहा है। तो ये तात्कालिक कारण बना। और दूसरी जो तात्कालिक कारण का वजह थी वो थी हड्डी हड्डी के चूर्ण को खाद्य पदार्थों में मिलावट करना। अब इन दो वजहों से पूरे भारतीय जनमानस में और हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में, दोनों संप्रदाय में, धार्मिक लोगों में ये बात फैल गई और घर कर गई, या उनकी अटल धारणा बन गई कि अब अंतिम प्रहार हमें करना होगा अंग्रेजी शासन पर। और इस शासन को या इस व्यवस्था पर सबसे पहले रिटेलिएट किया मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे जी ने खुली बगावत की कि अब हम
इस रॉयल एनफील्ड का जो रॉयल एनफील्ड का राइफल है, इसको हम यूज में नहीं लेंगे, इसका हम यूज नहीं करेंगे। और जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो उनके साथ अंग्रेजों ने बर्बरता की, चूंकि अंग्रेज ने बर्बरता की और मंगल पांडे एक ब्राह्मण व्यक्ति थे और धर्म से इनका बड़ा लगाव था। और दूसरी बात, ये सैनिक थे और सैनिक ना कभी मरने को डरता है न जीने को। उसने कहा कि जब मान ही नहीं बचा, सम्मान ही नहीं बची, प्रतिष्ठा ही नहीं बची, धर्म ही नहीं बचा, तो इस जीवन में अब रहा क्या। उन्होंने खुली बगावत कर दी और इसके रिटेलिएट में उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उनका कहना मानना बंद कर दिया। और कहना मानने का तो बंद किया ही, साथ ही उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसमें से दो लोगों का बड़ा नाम फेमस, एक है लेफ्टिनेंट जनरल बाग और दूसरे हैं जनरल ह्यूसन। मंगल पांडे ने जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। और इसके परिणाम में क्या था कि मंगल पांडे को पकड़ा गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। और यह जो फांसी की सजा, यह 8 अप्रैल को दी गई। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। और जब मंगल पांडे ने इस बगावत को, इस विरोध को शुरू किया तो देखते ही देखते भारत के महत्वपूर्ण जितने भी स्थान थे, शहर थे, उन शहरों में क्रांति का शंखनाद शुरू हो गया। और इस क्रम में जो मंगल पांडे के घटना घटित होने के बाद जो सबसे ज्यादा सशस्त्र विद्रोह हुआ वह मेरठ के सैनिकों ने किया। और मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को खुली बगावत की। और इसका परिणाम ये हुआ कि सारे सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन सैनिक रुकने वाले कहाँ थे, क्योंकि सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और हमारी जो शासन की का सिंबल था वो क्या था, दिल्ली था। तो इन सैनिकों ने कूच किया या मूव किया दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर मूव किया। और 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने का मकसद इनका ये था कि जो प्रशासन का सेंटर था वो दिल्ली था, उस दिल्ली को कैप्चर करना है और अपने इस क्रांति के लिए एक लीडर को चुनना है, और ऐसा लीडर जिनकी मान्यता पूरे देश में हो। तो इसके लिए उन्होंने जो कार्य किया, 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचे। और उस समय कंपनी से पेंशन पर गुजर करने वाले मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिनका उपनाम था जफर, जफर लाल किले में अपना जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई भी जो उनका सक्सीडर होगा या उनका उत्तराधिकारी होगा वह अब लाल किले में नहीं रहेगा। तो सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और अपने लीडर के रूप में बहादुर शाह जफर को सिलेक्ट करते हैं। हालांकि बहादुर शाह जफर स्टार्टिंग में यह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे कि हम ये लीडरशिप लें या ना लें। अंततः अंग्रेजों के दबाव, सैनिकों के दबाव के कारण बहादुर शाह जफर को लीडरशिप लेनी पड़ी। और जैसे ही बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप लिया, भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में जो क्रांति थी इसका शंखनाद शुरू हुआ और अंग्रेजों का प्रतिकार होना शुरू हुआ। और लगभग 1 वर्षों तक अंग्रेजों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने या भारतीय सैनिकों ने जो अंग्रेजों को भारत से हटाना चाहते थे, अंग्रेजी शासन को हटाना चाहते थे, 1 वर्ष तक कड़ी चुनौती दी। लेकिन अंततः अंग्रेज भारतीय विद्रोहियों को या भारतीय स्वतंत्रता प्रेमियों को कुचलने में सफल हुए, वो एक अलग का मसला है। लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण यह है कि जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के जो मुख्य प्लेसेस थे और उन प्लेसेस पर किसने उस
क्रांति को लीड किया या उसका नेतृत्व किया, इनसे परीक्षाओं में प्रीलिम्स एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली को देखते हैं, और दिल्ली में जो नेतृत्व किया था उन्होंने किया था बहादुर शाह जफर या सेकंड, इन्होंने लीडरशिप किया था। लेकिन जो रियल पावर थी वह थी जनरल फख्र खां के हाथों में। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली में मुख्य दो लोगों ने लीडरशिप किया था, जनरल बख्त खां। और बख्त खां की सहायता के लिए 10 सदस्यीय परिषद भी थी, जिसमें से 6 लोग सेना के थे और 4 लोग सामान्य नागरिक क्षेत्र के थे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां ने लीडरशिप किया, लेकिन इस सेंटर के जो आंदोलन था या क्रांति थी, उसको दबाने का कार्य भी, या मतलब इस यहाँ के जो क्रांति थी इसको दबाने का कार्य अंग्रेजों ने किया, जिसमें से 2 लोगों का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है या लिया जाता है। वो थे निकोलसन और दूसरे थे हडसन। इन दोनों अंग्रेजी सेनापतियों ने 1857 की क्रांति में जो दिल्ली का सेंटर था उसको डिमोलिश कर दिया और समाप्त कर दिया। नेक्स्ट जो सेंटर है वह है लखनऊ। लखनऊ, यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया बिरजिस कादिर। और ये जो बिरजिस कादिर थे, वास्तव में ये अल्पवयस्क थे। इनकी माता जो थी बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ सेंटर पर ये जो 1857 की क्रांति थी इसको इन्होंने लीड किया था। लेकिन इस सेंटर को भी अंग्रेज सेनापति कोलिन कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया था या समाप्त कर दिया गया था। अब नेक्स्ट सेंटर की बात करते हैं, वह था इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। यहां पर 1857 की क्रांति को लीड किए थे लियाकत अली। और लियाकत अली ने अंग्रेजों को कठोर चुनौती दी, लेकिन अंततः लियाकत अली को भी कर्नल नील के द्वारा मार दिया जाता है और इलाहाबाद में जो है 1857 की क्रांति थी इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इलाहाबाद से ही 1857 की क्रांति के बाबत कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मिंटो दरबार में होते हैं रानी विक्टोरिया के रिगार्डिंग, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। इस क्रांति में एक प्लेस था बिहार का जगदीशपुर, जहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। वो उनकी जो उम्र थी वो उम्र इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो क्रांति में युद्ध करें, लेकिन जुनून जब सवार होता है या मातृभूमि की रक्षा के लिए व्यक्ति प्रण लेता है तो उसकी उम्र अड़े हाथ नहीं आती है। इसे प्रूफ किया जगदीशपुर के रियासत के जो तालुकेदार थे या वहां के राजा थे, और 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में लीडरशिप किया। लेकिन विलियम टेलर के द्वारा जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने लीडरशिप किया, लेकिन विलियम टेलर के द्वारा इस सेंटर की जो क्रांति थी उसको दबाने या समाप्त करने का कार्य किया गया। और भी अन्य प्लेसेस थे जो महत्वपूर्ण है, जैसे गोरखपुर है। गोरखपुर में गजाधर सिंह नामक व्यक्ति ने या स्वतंत्रता आंदोलनकारी ने या विद्रोही कह सकते हैं, जो किताबों में लिखा है, गजाधर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इसी तरीके से उड़ीसा प्रांत में
सुरेंद्र शाही और उत्पल शाही ने 1857 की क्रांति में लीडरशिप किया। इसी तरह कोटा में जगदयाल सिंह ने 1857 की क्रांति में लीडरशिप किया। कुल्लू घाटी में राजा प्रताप सिंह ने किया और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति का लीडरशिप किया। इसी तरीके से असम में मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति में अपना विशेष योगदान दिया। लेकिन यह 1857 की क्रांति जो है लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकी, या जिस उद्देश्यों को लेकर 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी वह अपने मकसद को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकी। ऐसे में प्रश्न है कि 1857 की क्रांति जिस उद्देश्य को लेकर चली थी या जिस उद्देश्य को लेकर यह क्रांति हुई थी वह अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल क्यों नहीं हुई। तो सफल क्यों नहीं हुई 1857 की क्रांति, इसके कारणों को जानते हैं। पहला कारण ये है कि जो अंग्रेजों की स्थिति थी, चाहे वह राजनीतिक स्थिति हो, चाहे प्रशासनिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, अंग्रेजों की मजबूत स्थिति। अब आप देखिए कि अंग्रेजों की मजबूत स्थिति, उसके पास प्रशिक्षित सेना है, आधुनिक हथियार थे, उसके पास बड़े बड़े महान सेनापति थे, चाहे वो निकोलसन हो, हडसन हो, कोलिन कैम्पबेल हो, जनरल ह्यूरोज हो। जनरल ह्यूरोज जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को मारने वाला सेनापति हो, या विसेंट आयर हो, ये सब देख रहे हैं ना, तगड़े सेनापति हैं। और हमारे पास कुछ चुनिंदा सेनापति हैं, चाहे झांसी की रानी हो या अमर सिंह हो, तात्या टोपे हो, ये सब बहुत कम हमारे पास जो अच्छे टाइप के सेनापति थे, अच्छे टाइप के लीडर थे, उनकी कमी थी। और अंग्रेजों के पास पूरी कंपनी, उसके साथ कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में फंड, पर्याप्त मात्रा में प्रशासन, पर्याप्त मात्रा में उनके पास हर प्रकार के रसद आपूर्ति। भारतीयों के पास क्या था, चना चबाकर युद्ध कर रहे थे वो लोग, तगड़ी रसद, तगड़े फूडिंग लोडिंग सारी सुविधाएं उनके पास थी। और भारतीयों के पास हथियार भी नहीं था, हथियार उतना ही था जितना उन्होंने अंग्रेजों से छीना था या लूट लिया था, और उसके बाबत और कुछ उनके पास था नहीं। और अंग्रेजों के पास इनकी मजबूत स्थिति थी। इसी के साथ अंग्रेजों की जो कूटनीति थी उसने भी 1857 की क्रांति को असफल होने में या सफल ना होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अंग्रेजों ने कुछ रियासतों को और कुछ इंटेलेक्चुअल वर्गों को अपने साथ कर लिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे पटियाला थी, ग्वालियर थी, हैदराबाद थी, इन सब के जो राजा थे उनको कूटनीति के तहत या उनको प्रलोभन देकर अपने साथ कर लिया। बताइए, जब देश के आजादी के लिए देश के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन देश का विरोध करने वाले या देश उन विद्रोहियों पर या सेनानियों पर ही गोली चलाने वाले भारतीय हैं, तो इस बात की उम्मीद कितनी की जा सकती है कि भारत 1857 की क्रांति में जीतता। परिणाम तो यही था, परिणाम प्रत्याशित था कि भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनकी हार होनी थी। तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि जो हमारे लीडर थे, जैसे जो सेनापति टाइप के थे, महारानी लक्ष्मीबाई थे। अब महारानी लक्ष्मीबाई के डेथ के बाद, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद अब झांसी को लीडरशिप देने वाला कोई नहीं बचा। तो क्या था कि अब ये जो क्रांति थी झांसी की, इसको तो डिबोलिश या समाप्त होना ही था, क्योंकि जो लीडर था अब वही वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ये भी कारण हुआ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल थे बेस्ट तरीके से, जो हमारे मुख्य नेता या मुख्य लीडर के ना रहने पर वो तगड़ी शिकस्त अंग्रेजों को दे सकता है। इसी तरीके से जिन राजा मतलब बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया पूरे भारत का राजा, उनके पास उतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी या उनको पूर्णतः समर्थन मिल न सका पूरे भारत का। और जब राजा को के पास ही कम्युनिकेशन सही से ना हो सका, राजा ने ही पूरी रणनीति को सफल ना दे सका, तो परिणाम क्या था? परिणाम प्रत्याशित था कि हार तो निश्चित थी। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ का इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी था, प्रबुद्ध वर्ग था, वो ना उदासीन रहा।
उसने भारतीय जो विद्रोही थे या भारतीय सेनानी थे, इनका साथ नहीं दिया, बल्कि दबे मन से इन्होंने या खुले मन से इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया। उसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। उनमें से कारण था कि प्रबुद्ध वर्ग को लगता था कहीं ये लोग फिर से वही मध्यकालीन स्थिति न लाके भारत को पीछे बैकडोर पर ला दे, क्योंकि जो प्रबुद्ध वर्ग था या इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, उसका ये मानना था कि अंग्रेजों के रहने पर ही, अंग्रेजों के शासन में ही भारत का आधुनिकीकरण हो सकता है। और उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अंग्रेजों ने प्रबुद्ध वर्ग के लिए या प्रबुद्ध वर्ग के दबाव में कुछ कार्य भी किए थे, जैसे सती प्रथा का समापन किया था, विधवा पुनर्विवाह किया, एक्ट लाया था, दास प्रथा को समाप्त किया था। तो जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, उसको लगा कि अगर मुगल शासन आ गया या फिर ये लोग जो मुगल शासक को अपना राजा घोषित किए हैं, इनकी भागीदारी शासन में होगी, तो उसके बाद से फिर से वही मुगल मुगल शासन स्थापित होगा या फिर मध्यकालीन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इस वजह से 1857 क्रांति में प्रबुद्ध वर्ग ने साथ नहीं दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, और भी काज थे, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है। अब दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है 1857 की क्रांति में, उसको समझते हैं कि 1857 की क्रांति में प्रतीक का प्रयोग किया गया था, और 1857 की क्रांति में प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की क्रांति में प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था, या इसको यूज में लाया गया था। और 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का या लोगों का मानना है कि इस योजना को या तो विठूर में, या जो कानपुर में स्थित है जहां पर नाना साहब ने लीडरशिप किया था 1857 की क्रांति का, या तो इस स्थान पर इस योजना को बनाया गया था, या फिर लंदन में बनाया गया था। तो ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है। अब देखते हैं 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। उसके बाद और भी इससे जुड़े हुए कुछ बातें हैं, उसको भी समझेंगे, लेकिन समझते हैं कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। पहला परिणाम तो यही था कि क्रांति को दबा दिया गया और पुनः शासन किसका हो गया? अंग्रेजों का। लेकिन शासन तो अंग्रेजी हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, यहाँ पर दो बातें आई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिनके माध्यम से शासन संचालित करती थी, चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो या फिर जो भी रहे हो, उनके सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया, तो प्रश्न है कि फिर शासन किसका स्टार्ट हुआ? तो शासन स्टार्ट हुआ ब्रिटिश क्राउन का। किसका? ब्रिटिश क्राउन का। और ब्रिटिश क्राउन की तरफ एक 15 सदस्यीय समिति भारत का शासन करने लगी, और इसमें एक सचिव या मंत्री भी था। और दूसरा काम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, साथ ही घोषणा की गई कि मुगल शासन का अंत भी कर दिया गया। हालांकि मुगल शासन का तो अंत हो ही गया था, बट सांकेतिक प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर थे, लेकिन बहादुर शाह जफर को भी समाप्त किया गया। उनके शासन को भी, जो सांकेतिक प्रमुख के रूप में थे, वो भी समाप्त हुए और इनको निर्वासित कर दिया गया रंगून। और रंगून मीन्स भारत से बाहर इनको भेज दिया गया, और बहादुर शाह जफर की मौत भी बाहर ही हुई। और बहादुर शाह जफर की जो समाधि है, उस पर लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जफर इतना भागा है कि उसे अपने जन्मभूमि में भी दफन होने की जगह न मिली। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि 1857 की क्रांति के बाद कि जो
सैनिकों का अनुपात था, सैनिकों का अनुपात था, इसमें भी परिवर्तन किया गया और इसमें कोशिश की गई कि भारतीय जो सैनिक हैं इनकी संख्या को कम किया जाए और जो यूरोपीय सैनिक हैं इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। इसी के साथ यह भी प्रावधान किया गया कि अब भारतीय सैनिकों में जाति, धर्म, मजहब के आधार पर इनको आपस में बांट देना है और इसके लिए रेजिमेंट की स्थापना की गई। और जो रेजिमेंट की स्थापना की गई उसके लिए उसकी जो अनुशंसा थी, उसकी अनुशंसा दी थी पील कमीशन ने। पील कमीशन की अनुशंसा पर यह कार्य किया गया कि अब भारतीय सैनिकों को आपस में ही बांट देना है और उनको विभिन्न रेजिमेंटों में बांट देना है और रेजिमेंट की स्थापना होगी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और ये भी कोशिश की गई इसमें कि इसमें सैनिकों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया। एक को लड़ाकू सैनिक घोषित किया गया, लड़ाकू सैनिक, और दूसरे वर्ग को घोषित किया गया गैर लड़ाकू, गैर लड़ाकू सैनिक। लड़ाकू सैनिक उन्हें कहा गया जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका? अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति को समाप्त करने में। और गैर लड़ाकू सैनिक उन्हें कहा गया जिन सैनिकों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया बल्कि लीडरशिप किया या फिर भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए काम किया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि जो ब्रिटिश क्राउन ने अनाउंसमेंट किया कि अब भारतीयों के जो मामले हैं, चाहे वो धार्मिक मामले हों, चाहे उनके सामाजिक मामले हों, अब उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उनको अपने धर्म की आजादी होगी, अपनी संस्कृति की आजादी होगी, उनमें किसी भी तरीके से अब हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और अगला चेंज जो किया गया, जिससे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कि जो गवर्नर जनरल होता था उस गवर्नर जनरल की नई पदवी हो गई और उसका नाम हो गया वायसराय। और चूंकि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, तो कैनिंग का एक तरीके से प्रमोशन हुआ और कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। और ये भी कह सकते हैं कि कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो ये चेंजेस हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो चेंजेस हुए थे इनको किसने बताया या इसकी घोषणा किसने की? जो 1857 की क्रांति के बाद इतने परिवर्तन हुए, इनकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की थी कैनिंग ने, वायसराय कैनिंग ने की थी। और यह घोषणा की कहां से थी? तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद से की थी वर्ष 1858 में। और यह स्थान था इलाहाबाद का मिंटो दरबार, मिंटो दरबार, मिंटो दरबार से इसकी अनाउंसमेंट की गई। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो 1857 की क्रांति से मेल रखती हैं कि 1857 की क्रांति पर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पुस्तकें हैं जिनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक को वीर सावरकर ने लिखा और वीर सावरकर ने ऑफिशियली पहली बार स्वीकार किया कि जो 1857 की क्रांति है या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है या संग्राम है। इसी के तहत अशोक मेहता ने एक पुस्तक लिखी 1857 की क्रांति पर। उस पुस्तक का नाम था द ग्रेट रिबेलियन। इसी के साथ एसन सेन जो 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था 1857। और आरसी मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था स्कोपी म्यूनिटी एंड रिवोल्ट
1857 की क्रांति पर आरसी मजूमदार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नर जनरल जो 1857 की क्रांति के समय भारत का था, वह था कैनिंग, और कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय भी बना। और 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टर्न थे। लॉर्ड पामस्टर्न थे कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जो दिल्ली में 1857 की क्रांति में शासन संचालन के लिए गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता था? जलसा। और इस जलसा में मेनली 10 सदस्य होते थे, जिसमें से 6 सदस्य जो थे सैनिक डिपार्टमेंट से आते थे या सैनिक होते थे, और 4 लोग आम नागरिक या सिविलियन होते थे। और एक फैक्ट्स ये है कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ अंग्रेजों ने कहा कि यह एक बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। मीन्स कि अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय जो थे वो बर्बर थे, और वो एक सभ्यता से, एक सिविलाइजेशन से लड़ रहे थे। और जो इस बात को है, इसको लिखा था एल रिज ने। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट है, फैक्ट्स है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बेंजामिन डिज़रायली जो तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने कहा था 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह नहीं, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंपनी भारत में शासन कर रही है, उससे तो निश्चित ही था कि किसी न किसी दिन विद्रोह होगा, क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तर पर भारतीयों को तबाह किया गया, परेशान किया गया, उसका रिजल्ट तो एक दिन क्रांति के रूप में ही आने वाला था। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू या फिर जो क्या बोलते हैं, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान थे, इन लोगों का मानना था कि जो 1857 की क्रांति थी यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह और के साथ साथ कुछ लोगों ने या कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह स्वार्थी लोगों का आंदोलन था या विद्रोह था, या फिर लोग अपने निजी स्वार्थों को लेकर इस आंदोलन को किए या विद्रोह को किए। कुल मिला के 1857 की क्रांति के बारे में यह कहा जा सकता है कि 1857 की जो क्रांति थी, यह अंग्रेजी हुकूमत की जो बर्बरता थी, अंग्रेजी हुकूमत की जो नकारात्मक छवि थी, नकारात्मक कृत्य थे, उससे बचाव के लिए या उससे छुटकारा के लिए भारतीयों के द्वारा किया गया एक सराहनीय प्रयास था। यह सत्य है कि यह क्रांति अपने मकसद को पूर्ण नहीं कर पाई, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस क्रांति ने आगे के विद्रोहों के लिए, आगे के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक रोड मैप दिया, और अंग्रेजों को इस बात के लिए भी आगाह कर दिया कि यदि उनके शासन, उनके प्रशासन, उनके जो नकारात्मक कृत्य हैं अगर वो बरकरार रहेंगे तो ऐसे विद्रोह और आंदोलन होते रहेंगे। तो अंततः यह कहा जा सकता है कि युद्ध हमेशा विजय के लिए नहीं होते। कुछ युद्ध इसलिए भी होते हैं कि हम आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम साम्यता नहीं रखते, हम आपसे विरोध करते हैं, भले हम युद्ध में हार जाएं। तो हमें उम्मीद है आज का एपिसोड आपको समझ में आया होगा और आपके परीक्षाओं में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आधुनिक भारत के किसी नए लेक्चर के साथ आप तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।